नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र लारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल पीके क्लासेज पर आवेदन भर्ती एसएससी जीडी के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस की निरंतर क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी की क्लासेज धीरे धीरे चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा है और अच्छी तरह से समझा भी है। दोस्तों, जो आज का हमारा होने वाला टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से प्रभावित करता रहता है। आप देखते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं कि भाई अब यहाँ पर ज्वालामुखी फट गया है, फिर वहाँ पर क्या हुआ, कई तरह की त्रासदी के रूप में हम इन टॉपिक को देखते हैं। अब ये क्या करता है, हमें कई तरह से प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि भैया ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी फटेगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक तरह से भूकंप आएगा। भूकंप आएगा तो क्या आएगा, वो त्रासदी होती है। भूकंप आने से क्या आता है, त्रासदी आती है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखिए किस तरह से ये क्या होते हैं भाई, मैंने तुम्हें बताई थी पृथ्वी की प्लेटें। क्या बताई थी भैया, पृथ्वी की प्लेट। ये क्या होती है, देखिए ये हमारी प्लेट होती है। क्या होती है, ये हमारी प्लेट होती है। यदि हम यहाँ पर बात करें, ये हमारी दो प्लेटें हैं। एक हम कह सकते हैं ए और दूसरी कह सकते हैं वही बी प्लेट कह सकते हैं। तो देखिए ये वाली प्लेट कौन सी है, यदि हम इसे बात करें तो ये समझिए महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट जिसके ऊपर क्या है, महाद्वीप यानी भूभाग वाला क्षेत्र है। और जो दूसरी प्लेट है, यदि हम यहाँ पर बात करें, ये वाली प्लेट है समुद्री प्लेट। कौन सी भैया, समुद्री प्लेट। अब हुआ क्या, मैं तो बताऊँ कि प्लेटें जो है कई तरह से टकराती हैं एक दूसरी प्लेट से। ऐसे कि महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा गई और समुद्री प्लेट समुद्री प्लेट से टकरा गई। कई बार होता है ऐसा, कई बार ऐसा भी होता है कि महाद्वीपीय प्लेट समुद्री प्लेट से टकरा गई। तो एक बार तो ऐसा हुआ, जब ये प्लेट इस प्लेट से जाकर के टकराई तो क्या हुआ, जब टकराएगी ऐसे करके तो इस तरह से मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ। ऐसे दोनों प्लेट यहाँ से टूटेगी और टूटने के बाद में इस तरह से मूव कर जाती हैं। तो जब इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर माउंटेन का निर्माण होगा। किस चीज़ का निर्माण होगा, मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे हमारा क्या बना था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो क्या बनेगा, यहाँ से एक पर्वत का निर्माण होगा। ये स्थिति कौन सी थी, ये स्थिति थी, यदि हम बात करें पहली स्थिति थी। अब यहीं पर बात होती है दूसरी वाली, भाई फिर ये प्लेट टकराई। अभी प्लेट कई तरह की हो सकती हैं, जैसे एक प्लेट ये है यहाँ पर और एक प्लेट कौन सी है, एक प्लेट ये वाली है। इसे हम नाम दे सकते हैं ए, इसे दे सकते हैं बी, पहले बताया था। फिर हुआ क्या, जब ये प्लेटें एक दूसरे टकराई तो टकराने के बाद में क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र, ये वाली प्लेट ऐसे टूट करके कहाँ चली गई, ये वाली प्लेट इस तरह टूट करके इस प्लेट की तरफ मूव कर गई। यहाँ से टकराई, थोड़ी इसके नीचे चली गई और यहाँ पर मूव कर गई। ये वाली प्लेट ये थोड़ी ऊपर उठ गई हल्की सी इस तरह से, और ये वाली प्लेट कहाँ टूटी, इधर यहाँ पर पहुँच गई। मैंने तुम्हें बताया था पृथ्वी का क्या बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। जब मैंने तुम्हें पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो यहीं पर एक बात बताई थी, वो क्या थी, तो देखिए जो मैंने तुम्हें बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो भैया ये हमारी पृथ्वी होती है। ये वाला क्षेत्र कौन सा हो सकता है, ये वाला क्षेत्र होता है भूमि वाला भाग, हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं इसको, जो आपको हरा हरा वाला नजर आ रहा होगा। इसे क्या कहा था हमने, इसे क्रस्ट कहा था। लेकिन इसके नीचे वाले भाग में यहाँ पर, तो मैं तुम्हें सही से बताऊं तो ये वाला भाग क्या था, कोर का भाग था। ये वाला भाग किस चीज का था, आउटर कोर। और ये वाला भाग कौन सा था, मेंटल वाला भाग था। किस चीज का, मेंटल कहा था मैंने इसमें। अब मेंटल में भरा क्या होता है, मेंटल में होता है लावा। क्या होता है इस वाले पार्ट में, ये लाल लाल रूप में क्या होता है, लावा भरा होता है, लावा या मैग्मा। अब ये लावा और मैग्मा क्या करेगा, ये कई तरह का होता है। एक तरह से चिपचिपा होगा, दूसरी तरह से काफ़ी तरल होता है पानी की तरह, जो तीसरा होगा वो काफ़ी मतलब इतना नॉर्मल नहीं होता। तो जब ये प्लेट यहाँ पर जाएगी, देखिए इस तरह से दोनों प्लेटों के नीचे क्या भरा हुआ, लावा भरा हुआ है यहाँ पर। जब इन दोनों प्लेटों के नीचे लावा भरा हुआ है और जब ये प्लेट ए इस प्लेट बी के नीचे जाएगी, तो कौन सी प्लेट के, प्लेट बी के नीचे जाएगी, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये प्लेट किस रूप में बदल जाएगी, ये प्लेट बदल जाएगी किसके रूप में भैया, ये प्लेट लावा के रूप में बदल जाएगी, लावा या मैग्मा के रूप में चेंज हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात यहाँ पर बताएं भाई,
पृथ्वी के नीचे जो जगह थी वो तो सीमित ही थी, क्या थी, सीमित ही थी। अब ये वाला जो पार्ट था यहाँ से, कौन सा भैया, पृथ्वी का प्लेट का ये वाला जो पार्ट था ये टूट के कहाँ गया था, ये हरा हरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे। अब जब ये प्लेट बी के नीचे गया और लावा से जाकर इसने क्रिया की, और लावा कितना होता है, काफ़ी गर्म होता है, और उसके संपर्क में आने वाली हर चीज़ को क्या करता है, वो जलाकर राख कर देता है। तो इस प्लेट का जो मटेरियल, जो ये प्लेट ए थी, इसका मटेरियल कहाँ गया, प्लेट बी के नीचे गया, तो क्या बना, लावा बन गया। लावा बनने के बाद में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं किस तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा ऊपर की साइड। किस तरह से मूव करेगा भाई, ये ऊपर की साइड मूव करना शुरू कर देगा, और किस रूप में निकल के बाहर आएगा, लावा के रूप में निकाल के बाहर आएगा। इस तरह से, इस तरह से निकल के क्या आएगा, ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्या आएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जब ये लावा हमारी क्रस्ट के ऊपर फैलने लगेगा उसे कहेंगे हम ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे एक तो विस्फोट के रूप में निकलेगा तो वो काफ़ी भयानक होते हैं, दूसरे होते हैं दरार वाले, मतलब जैसे दो प्लेटों के बीच में कहीं पर दरार मिल जाएगी, ये वाली दरार वाली स्थिति है, तो दो प्लेटों के मध्य क्या हो जाएगी, दरार मिल जाएगी, तो उसमें से लावा निकलने लगता है। तो ज्वालामुखी को हमने किसी रूप से आधार को ऊपर विस्फोट के आधार पर डिवाइड कर लिया। दूसरी तरह से हम डिवाइड करेंगे इसको लावा के आधार पर। देखिए यदि लावा निकलेगा, बिल्कुल तरल लावा निकलेगा, तो क्या होगा, क्या वो ऊंचाई की तरफ मूव करेगा, नहीं, वो फैलता चला जाएगा। तो उस तरह से क्या होंगे, पर्वतों का तो निर्माण होगा लेकिन ऊंचाई उनकी कम होगी। यदि हम बात करें लावा चिपचिपा होगा तो ऊंचाई की तरफ मूव करता चला जाएगा, काफ़ी ऊंचे फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में क्रेटर झील है, और भी कई तरह की झील वहाँ से निकलती हैं, तो उन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। मैंने तुम बता दिया भाई ज्वालामुखी किस तरह से निकलते हैं। यहीं पर मैं तुम्हें एक जानकारी और दूँ, यदि आप दोगे कांस्टेबल एग्जाम तो वहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये वाला ज्वालामुखी कहाँ फूटता है, ये वाला ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, या फिर इस तरह के ज्वालामुखी किस देश में आएंगे। तो पहले इस एग्जाम में तो ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं कि भाई इस तरह के ज्वालामुखी कहाँ पर फूटते हैं। दूसरा जो एग्जाम आएगा, यदि आप एसआई या फिर यूपीपीसीएस लेवल का एग्जाम देखोगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रकृति, लावा के आधार पर बनने वाले किस तरह के पहाड़ का निर्माण होगा, या फिर किस तरह का लावा होगा, पृथ्वी के अंदर मैग्मा होगा, बाहर क्या होगा। तो वहाँ पर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो आता है, अब यदि मेंस की बात करें, पीसीएस और यूपीएससी मेंस की बात करें, वहाँ पर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ज्वालामुखी के हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तार से चर्चा कीजिए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या वही जो चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई है वो है क्या। तो आप देखिए, मैंने तुम बताया भाई ज्वालामुखी किस रूप में बांटा हमने, हाँ ये ज्वालामुखी को हमने कितने रूप में बांट लिया, दो रूप में बांट लिया। पहला कौन था ना, पहला वाला बताया मैंने तुम्हें केंद्रीय उद्गार। ये वाला कौन सा है, केंद्रीय उद्गार, मतलब केंद्र से जो होने वाला उद्गार होता है उसका आधार पर ज्वालामुखी को बांट लिया। तो ये होते क्या है, दो तरह से फूटते हैं, ये दो तरह से फूटते हैं। इसमें पहले वाला कौन सा आ जाएगा, एक केंद्रीय उद्गार है, दूसरा आ जाएगा दरारी उद्गार, जो मैंने तुम्हें प्लेटों के आधार पर डिवाइड करके बताया था। अब केंद्रीय उद्गार क्या है, इसमें लावा एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है विस्फोट के रूप में। किस रूप में, लावा एक नलिका के रूप में विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है और काफ़ी दूरी तक फैल जाता है। और क्या करता है, वहाँ पर वहाँ की स्थिति रहने लायक नहीं रहती कई सौ वर्षों तक, जब ये ज्वालामुखी फूटता है। कौन सा पहले वाला, कौन सा भैया, दरारी उद्गार वाला। इस प्रकार के ज्वालामुखी अभी सारी प्लेटों पर फूटते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्ट्रोम्बली प्लेट एटना, यहाँ पर क्या आते हैं, ये वाले ज्वालामुखी फूटते हैं। अब दूसरे वाला ज्वालामुखी है दरारी उद्गार। अब दरारी उद्गार मैंने तुम बताया, दरारी उद्गार आता कैसे है, देखिए अभी बताया था मैंने तुम्हें, दो प्लेटें थी, एक प्लेट ए थी, एक प्लेट कौन सी थी, बी थी। प्लेट ए बी के नीचे मूव कर गई इस तरह से, तो क्या हुआ, यहाँ पर लावा की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। ये जब ऊपर की तरफ मूव करा था तो क्या हुआ था, यहाँ से दरार के रूप में लावा निकलना बाहर हुआ था। तो बस ये वही वाली बात थी जो मैंने तुम्हें अभी समझाई थी। अब चलते हैं इससे अगले टॉपिक पर। तो देखिए क्या है, ज्वालामुखी की स्थल आवृत्तियाँ। ज्वालामुखी की स्थल आवृत्तियाँ, यदि आप कांस्टेबल लेवल का एग्जाम देंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ सीधा सीधा एग्जाम में पूछ रहे हैं कि आइसलैंड पर किस तरह के भूकंप आते हैं, सॉरी ज्वालामुखी फूटते हैं, दरारी आते हैं, या फिर केंद्रीय वाले आते हैं। कांस्टेबल लेवल में तो इस तरह के एग्जाम में
क्वेश्चन आता है। यदि हम बात करते हैं एसआई लेवल की, तो वहाँ से पूछी जाती हैं क्या आकृतियाँ, क्या पूछी जाती हैं पीसीएस में और एसआई में पूछी जाती हैं कि आकृतियाँ कि भैया ज्वालामुखी जो फूटेगा। अब मैं आपसे बात करने लगी यहीं पर, ये क्या है हमारी क्रस्ट वाली भाग है, क्या भी है हमारा क्रस्ट वाला भाग है, ये है हमारा क्रस्ट। यहाँ पर क्या है पेड़ पौधे हैं इस तरह से। अब इसके नीचे जो प्लेट है ये मेंटल वाली, इस मेंटल वाली प्लेट में क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है लावा मैग्मा, इस तरह से मैग्मा भरा हुआ है। इस प्लेट में क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। अब ये मैग्मा जब यहाँ से निकलना शुरू होगा तो जरूरी नहीं है कि क्या हो, ये हर बार क्रस्ट के ऊपर निकल ही आए। क्या है, क्रस्ट के ऊपर निकल ही आए। कई बार ऐसा होगा यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर ये लावा भरा हुआ है भैया। अब ये यहाँ से निकलना शुरू हुआ, धरती के नीचे से लावा निकलना शुरू हुआ, लेकिन निकलते 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 यहाँ तक तो इसने खूब जोर लगाए, यहाँ तक आकर के, और ये भैया यहाँ पर इस तरह से मूव कर गया कि भाई यहाँ पर आकर के इस तरह से मूव करेगा, यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इन आकृतियों के बारे में पूछने वाला है कि जो लावा होगा किस प्रकार का निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर तो आया ये, एक तो इसका नाम पूछेगा हमसे, यहाँ पर आने के बाद भी कुछ लावा इधर की तरफ मूव कर गया, पूछ लेगा भाई ये जो लावा इस दिशा की तरफ मूव कर गया वो कौन सी आकृति है या वो किस प्रकार का लावा है। तो उनकी ज्वालामुखी की स्थल आकृतियाँ मैंने कहते हैं। एक ऐसे हैं जो बाहर निकल आते हैं, उन्हें कहते हैं हम बाह्य स्थल आकृतियाँ। ज्वालामुखी के द्वारा बाह्य जो निर्माण होगा जिन आकृतियों का, जैसे किस तरह के माउंटेन का निर्माण होगा या फिर किस तरह की आकृति बनेगी, क्रेटर बनेगा या किस तरह का चीज़ बनती हैं, तो वो होती हैं बाह्य आकृतियाँ। अब जो अंत आकृतियाँ होती हैं, मैंने तो बताया था कि क्रस्ट तक नहीं पहुँच पा रही, लावा क्या नहीं कर रहा, इतना ताकतवर उसके अंदर नहीं है कि क्या करे वो क्रस्ट को फोड़ करके बाहर निकल आए। वो क्या रुक रहा है, वो हमारी क्रस्ट के नीचे ही रुका हुआ है, पृथ्वी के अंदर ही रुका हुआ है। देखिए कहाँ पर, ये हमारी पृथ्वी है, कि लावा यहाँ से तो निकलना शुरू हुआ, क्या हुआ कि यहाँ से निकलना शुरू हो रहा है, लेकिन 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 यहाँ तक ही पहुँच पा रहा है, क्रस्ट के ऊपर नहीं आ पा रहा धरती पर। तो इसे क्या करते हैं, ज्वालामुखी स्थल आकृतियाँ कहते हैं। देखिए होती क्या है, मैं आपको चीज़ों को डिटेल में बताऊँगा। क्या होती है, अंतर्वेदी स्थल आकृतियाँ। दो रूप में बांट सकते हैं आकृतियों को, स्थल आकृतियाँ, ज्वालामुखी आकृति। पहले नंबर पर बांट सकते हैं हम अंतः वाली, दूसरी कौन क्या जाएगी, बाह्य। जो अंदर वाली रुक जाएगी, मैंने तो बताया प्लेटों के मध्य इस तरह से यहाँ से निकला लावा और केवल यहीं तक पहुँच चुका, तो वे जो आकृति बनेगी उन्हें कौन सी कहेंगे, अंतर्वेदी आकृतियाँ। जो निकल के बाहर निकल आया लावा, तो मैग्मा जो होता है वो कौन सी है, बाह्य आकृति। तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, अंतः वाली। तो नंबर 1 डाल करके लिख लीजिएगा अपने नोट में, या फिर ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, इतनी जरूरत है केवल देखते रहिएगा। देखिए पहला आता है बैथोलिथ। मैग्मा भंडार के ठीक ऊपर मैग्मा के रूप में जो क्या होता है, गुबंदार, गुबंद नहीं होता। देखिए इस तरह से मस्जिद के ऊपर, मस्जिद या मंदिर के ऊपर कई जगह होता है गुबंद होती है बनी हुई, एक छोटी रवा क्या होती है, गुबंद बनी हुई होती है। तो रूप में जमने वाले को बैथोलिथ का निर्माण होता है। देखिए मैं आपको लिखूँ बैथोलिथ क्या होता है, मैं आपको बता गुबंद। मस्जिद तो सबने देखी होगी, मस्जिद या मंदिर या पुरानी जो आकृति होती हैं सुल्तान वगैरह के समय की, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, बैथोलिथ। बैथोलिथ बताया गुबंद के रूप में क्या हुआ, जमना शुरू हुआ, नीचे से तक क्रस्ट पहुंचा, तो वो पावर लगा करके क्रस्ट के बाहर निकल आएंगे। क्या पहुंच जाएंगे, जो हमारी धरती है कि यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उस लावा के अंदर इतनी पावर नहीं थी जो हमारी क्रस्ट को फोड़ सके, तो क्या हुआ, वे नीचे ही जम गया। अब देखिए क्या हुआ, गुबंदार रूप में इस तरह से यहाँ से निकलना शुरू हुआ और ये गुबंद के रूप में क्या हुआ, जम गया। ये क्या हुआ, ये तो बैथोलिथ था, ये बैथोलिथ। तो क्या हुआ,
गुबंद के रूप में जब लावा जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। और पूछ लेता है एग्जाम में कि बैथोलिथ क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ पे सीधे। यदि आपने इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लिया, इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लिया, तो पिछली कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। यदि टेबल याद नहीं की तो फिर बैठ के रखते रहना। अब देखिए लावा फिर यहाँ से निकलना शुरू हुआ इस माध्यम से, जो हमारा मेंटल वाला भाग है, मतलब इस वाले भाग के मार्क कर रहे हैं अंदर वाले की। ये क्या है हमारा कोर, ये अपर कोर, ये है हमारा मेंटल, ये वाला भाग क्या है भाई, हमारा मेंटल है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है इस तरह। तो यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँच रहा है। इसकी हम बात करने वाले हैं, इस अंदर वाले आकृति की। तो क्या होता है, लावा यहाँ से निकलना शुरू हुआ, चलते रहे ऊपर तक, चलते रहे, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। जब ये फूट करके बाहर निकल गया तो इसे तो क्या कहा, ज्वालामुखी। क्या हुआ कि ज्वालामुखी फूट गया। तो ये तो ज्वालामुखी हुआ, लेकिन ये कुछ लावा इस तरफ मूव कर गया, इस तरफ मूव कर गया, कुछ लावा इस तरफ मूव कर गया, कुछ इस तरफ मूव कर गया। मूव करने के बाद में क्या हुआ, ये सतह तक पहुंचा। तो सही कहाँ तक, इस वाले भाग तक, ये जो अपर क्रस्ट वाला भाग है कौन सा, यहाँ तक पहुंचा तो सही, लेकिन बाहर लावा नहीं निकल पाया। तो उसी स्थिति को हमने क्या कहा कि भैया डाइक है। क्या है, ये डाइक वाली स्थिति होती है। लावा क्या निकला, एक तो इस तरह से निकल रहा है पेड़ की शाखा के रूप में, तो वो क्या है, वो डाइक है। इस तरह से मूव कर रहा है सीधा बिल्कुल, तो ये क्या होता है, ये होता है सिल। लावा निकलना शुरू हुआ लेकिन गुबंद के रूप में जम गया, बाहर नहीं आ पाया। गुबंद के रूप में क्या हुआ, जम गया। निकलने के बाद गुबंद के रूप में जम गया, तो वो क्या हुआ हमारा, वो बैथोलिथ हुआ। निकलना तो शुरू हुआ लेकिन बाहर तक नहीं पहुंचा, और ये भी गुबंद की तरह जम गया। तो ये क्या हुआ, ये लैकोलिथ हुआ। क्या हुआ, ये लैकोलिथ हुआ। यदि आपने इस टेबल को समझ लिया कि भैया इसमें सिल वाला कौन सा भाग है, डाइक वाला कौन सा भाग है, लैकोलिथ कौन सा भाग है, बैकोलिथ कौन सा भाग है, तो मेरा मानना तुम्हें इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, थ्योरी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं फिर किताब लेकर के बैठ के रखते रहना कि भैया क्या है क्या नहीं। अब देखिए हम इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं तुम्हें भी समझा रहा। बैथोलिथ हमने पढ़ा, देखे हमने पढ़ा था लैकोलिथ। बैथोलिथ के बाद में लैकोलिथ पढ़ा। ये क्या है, जब लावा ऊपर उठता हुआ समतल गुबंदार के रूप में जमता है। क्या हुआ, लावा निकल तो गया लेकिन गुबंदार रूप में जम गया। बैकोलिथ में तो क्या था, सतह तक नहीं पहुंच पाया, मतलब इस क्रस्ट वाले भाग तक नहीं पहुंच पाया था। तो वाली स्थिति क्या थी, वो तो बैथोलिथ थी। लेकिन दूसरी वाली स्थिति क्या है कि लावा निकला, निकलने के बाद में इस तरह से मूव करके जम गया। यहाँ से निकलना शुरू हुआ और इस तरह से ये जम गया होगा। तो ये क्या हुआ, ये वाली स्थिति होती है लैकोलिथ की। क्या होती है, लैकोलिथ की। देखिए गुबंददार दोनों में यूज हो रहा है। क्या हुआ है, गुबंददार दोनों में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर समतल नहीं है। क्या नहीं है, समतल नहीं है। इन दोनों के मध्य केवल यही अंतर है। यह बाह्य नालिका के माध्यम से मैग्मा भंडार से जुड़ा होता है। मैग्मा भंडार कौन सा वाला बाहर है, ये वाला। यहाँ पर क्या होता है, भरा होता है मैग्मा। जब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्या है, हमारा पृथ्वी का डायग्राम है। ये वाला भाग मैंने तो पृथ्वी को कई आधार पर बांट कर दिखाया था। क्या बताया था, कई आधार पर पृथ्वी को बांट कर दिखाया था कि किस आधार में कौन से भाग में किस तरह का मटेरियल मिलता है, मतलब ठोस मिलता है, तरल मिलता है, गैस मिलता है, किरणें पढ़ाई थी उनसे संबंधित, कौन सी किरणें किस माध्यम में चलती हैं, किस माध्यम में नहीं चलती। तो उसी से संबंधित बात करें, ये वाला जो भाग है हमारा, कहाँ है भैया, जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला। अब यहाँ पर लावा जमा हुआ है, इस तरह से लावा जमा हुआ है। जब तक लावा क्या है, पृथ्वी के अंदर है, जब तक क्या है, पृथ्वी के अंदर है, इस तरह से मौजूद है, तब तक तो हम क्या कहेंगे, इसको मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्मा कहते हैं। लेकिन यदि क्या करे, ये यहाँ से मूव करके इस तरफ मूव करके ज्वालामुखी के रूप में फूट करके बाहर निकल जाए, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे लावा कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे लावा कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो रहा होगा कि भैया कहीं तो मैग्मा लिखना है और कहीं लिख देते हैं लावा। तो लावा में मैग्मा में अंतर क्या है, लावा और मैग्मा में स्पेसिफिक अंतर यही होता है कि जब तक वो क्या होगा, जो गर्म मटेरियल है जब तक पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के गर्भ में मौजूद है, तब तक तो हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जैसे ही वो हमारी सतह तक यानी क्रस्ट तक पहुंचा, इस वाले भाग तक पहुंच गया, फिर हम उसको क्या कहेंगे, फिर हम उसको लावा की संज्ञा दे दी जाएगी। तो लावा और मैग्मा में यही अंतर होता है।
अब देखिए तीसरी आकृति की हम यदि बात करें यहीं पर, अब होती है हमारी लैपोलिथ। क्या होती है? लैपोलिथ। जब लावा ऊपर उठता हुआ तस्तरी के रूप में जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लैपोलिथ का निर्माण होता है। लावा ऊपर निकला और निकलते क्या हुआ? जम गया, तो उससे क्या होगा? उससे लैपोलिथ वाली आकृति का निर्माण होता है। देखिए कौन सी लैपोलिथ है, कौन सी लैपोलिथ? लैपोलिथ। अब देखिए ये वाली स्थिति हमने पढ़ी, बैथोलिथ पढ़ लिया, लैकोलिथ पढ़ लिया, लैपोलिथ। अब यदि तुम यहीं पर देख लो, इस चित्र को अच्छी तरह से समझ लो, तो तुम्हें वो चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए किस तरह से, इस तरह से निकलना शुरू हुआ और भैया ये तो यहीं तक पहुंचा और यहीं पर आकर क्या हुआ? जम गया। तो भी हम नहीं जाएंगे यहाँ से बाहर, हम तो बस यहीं पे रहेंगे। तो क्या हुआ? वो वाली स्थिति लैपोलिथ हुई। ये यहाँ से दोनों यहाँ से निकलने शुरू हुए, ये भैया सतह तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद में फिर ऊपर, तो भाई हम तो बस यहीं पे ऊपर हम भी जाएंगे। ये वाले भैया दूसरे यहाँ से निकलना शुरू हुए, ये भैया यहाँ तक पहुँचने के बाद में जब इनका सारा काम हो गया, सतह वाले भाग तक पहुँचने ही वाले थे, तो ये हमारे यहाँ से बाहर निकलना बस की है नहीं, हम तो बस यहीं बैठ जाएंगे। तो वाली स्थिति क्या हुई? वो वाली स्थिति लैपोलिथ की हुई। ये भैया यहाँ से चले और कुछ दूर चलने के बाद ही ये वाली स्थिति क्या हुई? ये लैपोलिथ की स्थिति हुई। तो तीन चीज़ें आपको याद हुई, तीन चीज़ें क्या हुई आपको याद हुई? बैकोलिथ, लैपोलिथ और ये वाली। अब पढ़ने वाले हैं हम दूसरी वाली इस्तेलाह करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था? ये तीनों अलग अलग थी। क्या थी? ये तीनों अलग अलग स्थिति में थी। लेकिन यदि हम इनकी बात करें डाइक की और फिल की, ये क्या होती है? जब ज्वालामुखी फूट जाता है तो उसके अंदर से जैसे तना नहीं होता पेड़ का, उस पेड़ के तने में से क्या होता है? कई शाखाएं इधर उधर फूट जाती हैं, तो ये वो वाली स्थिति होती है डाइक और सिल वाली। अब हम इनके बारे में बात करने लगे, क्योंकि लिखवाने में क्या लगता है? काफ़ी टाइम लगता है। आप जब लिखवाने वाली बात करते हैं तो केवल हमेशा भी एक क्लियर होता, काम का बैचलिटी क्लियर होता। लेकिन आज हम क्या करेंगे? ज्वालामुखी को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब होती है हमारी फैकोलिथ। जब ऊपर उठता हुआ नारा लहरदार वेव्स के रूप में जमता है तो क्या होता है? फैकोलिथ का निर्माण होता है। देखिए उस चित्र में ये वाली आकृति नहीं थी, मैं तुम्हें बताऊँ क्या होता है? लावा निकलना शुरू हुआ। क्या हुआ? लावा निकलना शुरू हुआ, इस तरह से निकलना शुरू हुआ। और ये क्या है? ये लावा निकल रहा है यहाँ से, एक बार ऐसे मूव कर गया, फिर एक बार ऐसे मूव कर गया, मतलब निकलने के बाद में इधर उधर की तरफ मूव करने लगे। तो वाली स्थिति कौन सी होती है? वो फैकोलिथ की स्थिति होती है। क्या होती है? फैकोलिथ की स्थिति होती है। जब क्या करने लगे? लावा इधर उधर मूव करने लगे, लेकिन सतह तक ना पहुँच पाए। इसके बाद में क्या होता है? शीट एंड सिल वाली स्थिति होती है। जब लावा ऊपर उठना, जैसे लावा क्या निकल रहा है? मैग्मा। यदि हम बात करें पृथ्वी के अंदर की, तो मैग्मा निकलने की तो कोशिश कर रहा है पूरा, और केवल एक ही जगह से निकल रहा। क्या हुआ? ये ज्वालामुखी नीचे से निकलना शुरू हुआ और ऐसे जा करके इस तरह से यहाँ पर एक क्या हुआ? ज्वालामुखी फूट गया। फूटने के बाद में क्या हुआ? एक स्थिति तो इसकी ऐसे निकल गई, तो भैया हम भी बाहर जाएंगे। क्या जाएंगे? हम भी बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर तक पहुँच नहीं पाए। देखिए मैं तुमको बताऊँगा अभी, फिर इस वाली स्थिति में चलते हैं। ये भैया कह रहे थे जो डाइक और सिल थे, डाइक और सिल को मैंने तो बताया था कि भैया ये क्या है? ये एक ही फैमिली है। क्या है? एक ही फैमिली है। अब ये एक फैमिली है, ये क्या है? इनके पिताजी के रूप में समझिए आप इसको। ये ज्वालामुखी वाला बाहर जो भाग जा रहा है, ज्वालामुखी पिताजी की तरह समझिए। अब ये इसका पहला लड़का है और ये इसका दूसरा। ये भैया कह रहे हैं कि भाई हम तो अलग रहेंगे। होता नहीं जैसे पूरी फैमिली में एक पिताजी है, दो लड़के हैं, अब उसमें से दोनों की अलग अलग शादी हो गई। शादी होने के बाद में क्या होगा? दोनों भैया के भी हम भी अलग रहेंगे, शादी होने के बाद में हम भी अलग रहेंगे। अब ये वाले जो भैया थे बड़े वाले, ये कहने लगे भाई पिताजी हम तो अलग रहेंगे। ठीक है भाई। अब पिताजी का तो काम अच्छा चल रहा था, तो काफ़ी नॉलेज थी, लेकिन ये भैया यहाँ तक गए और सतह तक जाने के बाद में मार खा गए। सतह तक जाने के बाद में मार खा गए, फिर पिताजी के पास आएंगे क्योंकि हमारे बच्चे कुछ नहीं था, पिताजी तुम मर्द हमारी करो। तो क्या हुआ? सतह तक पहुँचे तो सही, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट नहीं कर पाए। क्या हुआ? सतह तक पहुँचे तो सही, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट नहीं कर पाए। अब ये हमारे दूसरे भैया हैं जो सिल वाले हैं, ये सतह तक पहुँच तो गए लेकिन विस्फोट नहीं कर पाए। तो कौन सी स्थिति थी? वो डाइक की स्थिति थी। दूसरी वाली ये सिल वाली है। ये भैया कहते हैं कि भैया जब हमारे बड़े भैया अलग हो गए, जो हमारे कौन थे? ये वाले भैया क्या हो गए? अलग हो गए। तो साथ में कुछ दिन बाद ये क्या हो जाएंगे? ये अलग हो जाएंगे। क्योंकि पिताजी हमें भी अलग करो, क्योंकि ठीक है चलो। अब ये तो थोड़े वहाँ तक पहुँचे भी थे सतह तक, ये किधर मूव कर गए? सीधे इस तरह से मूव कर गए। तो ये वाली स्थिति कौन सी थी? ये सिल वाली स्थिति थी।
क्या थी, सिल वाली स्थिति थी। यदि तुमने इस चित्र को अच्छी तरह समझ लिया तो उसे याद करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं भैया, उसे याद करने की जरूरत है नहीं। डाइकेंसिल वाला देखिए, जब मैं तुम्हें बताया था अभी चित्र में समझा, सीकेंसिल जब ऊपर उठता हुआ लाया क्षैतिज या क्षैतिज रूप में फिर कर पतली परत के रूप में जब जाता है उसे क्या कहते हैं, सिलियर शीट कहते हैं। इस तरह से मुंह के कहाँ पर गया था, ठीक मुंह पर गया था, इस तरह से उसने कहा सिल कहा था। वाहक नाली के माध्यम से मैग्मा भंडार से जुड़ा होता है। क्या हुआ था, एक तने के रूप में नहीं बताया मैंने तुम्हें कि तने के रूप में भंडार से जुड़ा हुआ था, जहाँ से मैग्मा आपका सेंटर से जुड़ा होता है। डाई ऊपर उठता हुआ लावा मैग्मा दीवार के रूप में जम जाता है, इसको क्या कहते हैं, उसे डाई कहते हैं। तो इसमें कुछ याद करने वाली या रखने वाली चीज़ें तो है नहीं बिल्कुल भी। आपके पास तब दो ऑप्शन है, या तो बैठ के रखते रहिएगा या फिर देखिए। अब देखिए हमारी कौन सी आकृति चलने वाली है, दूसरी वाली, कौन सी, बाह्य आकृति। अब देखिए अब क्या हुआ, जो हमारा लावा था, अब जो अंदर वाली आकृति थी वो क्या हो चुकी, वो तो खत्म हो चुकी। क्या हुआ, जो अंदर वाली आकृति थी वो तो भैया हमारी खत्म हो चुकी। कौन सी, जो सतह के अंदर थी। और हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी निकल के बाहर फूट गया। क्या हुआ, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहीं से क्या हुआ, इस वाली प्लेट से जो कौन सी है, मेंटल वाला भाग है, कौन सा है, मेंटल वाला भाग है, यहाँ से फूट करके इस तरह से मूव कर गया लावा, कहाँ मूव कर गया, बाहर की तरफ मूव कर गया। अब जो आकृति अंदर बनी थी तो हमने पढ़ ली, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैगोलिथ या फिर डाइक्यासिल, ये चीज़ तो क्या पढ़ ली, ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे इस लावा के फूटने के बाद में जो बाहर की तरफ आकृति का निर्माण होगा, जैसे महाराष्ट्र में क्रेटर झील है, लोनार झील है, या फिर क्या है, कई तरह की झीलें होती हैं। कई क्रेटर झील मिलकर, कई क्रेटर क्या मिलकर क्या करते हैं, झील का निर्माण करते हैं, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है। तो हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा, जो हमारा लावा होगा, जो पृथ्वी के अंदर तक था तो मैग्मा था, जैसे ही बाहर आया तो उसका नाम क्या पड़ा, लावा पड़ गया। लावा पड़ने के बाद में वो लावा की आकृति क्या होगी, प्रकृति होगी कई तरह की। कई बार क्या होगा, लावा बिल्कुल पतला होगा, दूसरी बार क्या होगा, दूसरी स्थिति में कई बार चिपचिपा होगा, एक बार क्या होगा, कई बार राख भी बाहर आती है, क्या आती है, कई बार राख बाहर आती है। तो वहाँ से क्या होता है, कई तरह के पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है, कई तरह के पर्वत का निर्माण होता है। उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि मैं यहीं पर आपसे एक बात पूछने लगूँ कि भैया ये मेंटल वाला जो भाग थी किस चीज़ की बनी होती थी, मेंटल वाली परत, पिछली क्लास में पढ़ाया था, किस चीज़ की बनी होती थी ये वाली परत, और किस स्थिति में बनी होती थी, दूसरी स्थिति में है। इनसे मैं आपसे पूछने लगूंगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि भैया इसको तो बाटी किस आधार पर, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, किस आधार पर, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। दूसरे को लिखिए से अवस्था के आधार पर, किस आधार पर था। यदि मैं तुमसे बात करूं, मैंने तुम बताता सबसे ऊपर वाला भाग किस चीज़ का बना होता है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। किस चीज़ का बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। जो ये वाला भाग होता है मेंटल वाला, ये किस चीज़ का बना होता है, सीमा। मैंने तुम बताया था सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। जो अंदर वाली दोनों परत होती है, इनर कोर और आउटर कोर, ये दोनों परत किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है मीठे की, निकिल और लोहे की बनी होती है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कोर वाला भाग किस चीज़ का बना होगा, आउटर कोर किस चीज़ का भाग बना होगा, जो मेंटल वाला भाग है वो किस चीज़ का बना होगा। मेजोरिटी में चीज़ें यहाँ पर यही पाई जाती हैं। पदार्थ तो सभी पाए जाते हैं, चांदी भी, सोना भी, लेकिन अधिक अवस्था में यही चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस आधार पर हमने पृथ्वी को बांटा था। दूसरी वाली स्थिति हमने क्या बताई थी, ये वाला भाग कैसा है, ठोस है, कैसा है, ठोस है। जो आउटर कोर है वो कैसा है, तरल है। मेंटल वाला भाग कैसा है, तरल है। अब क्रस्ट का हमें बताइए भैया कौन सी कम रहेंगे, तो इस आधार पर हमने पृथ्वी को बांटा था। अब हम बात करने वाले हैं स्थल आकृति के बारे में, स्थल आकृति के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए सिलेंडर या शंकु,
क्या होते हैं, सिंडर या शंकु क्या होते हैं। इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान लावा की मात्रा कम तथा राख की मात्रा अधिक होती है, ऊंचाई कम तथा ढाल तीव्र होता है। अब आप मुझे एक बार बताएं भाई, क्या होगा, लावा तो निकला कम। आपने कई बार देखा होगा हमारे घर में क्या होती है, राख होती है। राख जो होती है, यदि हम उसको कहीं पे एक जगह इकट्ठा कर दें तो क्या होगा, हवा चलने पर वो फैलना शुरू हो जाएगी। क्या होगी, फैलना शुरू हो जाएगी। तो क्या वो एक ऊंचाई तक, अधिक ऊंचाई प्राप्त करेगी। क्या यदि हमारे घर में राख होती है, यदि उसको एक जगह इकट्ठा करना शुरू करें तो क्या वो अधिक ऊंचाई तक इस तरह से जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि राख क्या होती है, हवा चलने के बाद में फैलनी शुरू हो जाती है। क्या होती है, हवा चलने के बाद में फैलनी शुरू हो जाती है। वो स्थिति यहीं पर है। देखिए इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी के दौरान क्या हुआ, राख भी निकलना शुरू हुई और लावा भी निकलना शुरू हुआ। तो लावा के साथ में क्या होगा, राख काफी दूर तक फैल जाएगी। क्या होगा, राख काफी दूर तक फैल जाएगी। इस प्रकार के शंकु की ऊंचाई कम होगा। अब देखिए ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, इस तरह से बना होता है। मैं आपको बताऊंगा इस तरह से बना होगा भैया, ये अपनी भैया इस तरह से बना हुआ। और देखो ढाल तो अधिक है, ऊंचाई कम है। दूसरा पर्वत कैसा है, तो पर्वत कौन सा, ए है। ये वाला पर्वत कौन सा भैया, बी है। क्या है, बी है। ऊंचाई कैसी है, इसकी ऊंचाई कम है, ढाल अधिक है, ऊंचाई अधिक है, ढाल कम है। तो क्या हुआ यहाँ पर, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए कि मैं इन चीज़ों को आपको लिखवा करके बताता हूँ कि भैया क्या होता, लिखवा करके बताता कि भैया क्या होता है, सिंडर शंकु क्या होता है, इस प्रकार के शंकु की ऊंचाई क्या होती है। अब देखिए कहाँ बनते हैं, ये जोरिल्ला मैक्सिको में बनते हैं। जोरिल्ला मैक्सिको में बनते हैं। इससे अगला पढ़ने वाले हैं हम अम्लीय शंकु। क्या पढ़ने वाले हैं, अम्लीय शंकु। अब अम्लीय शंकु क्या होता है, एसिड अम्लीय शंकु क्या होगा। देखिए ये क्या है भैया, यहाँ पर लिख लीजिएगा अम्लीय शंकु। जो क्या होता है, जब लावा की मात्रा में, जो हमारा लावा होता है मैग्मा, उसमें क्या होता है, जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, तेजाब की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, अम्लीय शंकु का निर्माण होता है। लावा गाढ़ा में चिपचिपा होने के दौरान अधिक नहीं फैलता तथा ऊंचे में तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। अब देखिए क्या हुआ, लावा के बार कैसा है, गाढ़ा भी और चिपचिपा भी है। तो मतलब इस तरह से देखिए, कहाँ मैं आपको बताऊँ भाई, ये क्या है हमारा जो लावा होता है, ये आपसे यहाँ पर बात करने लगे भाई। अब की बार लावा क्या है, गाढ़ा और चिपचिपा है। क्या है, गाढ़ा भी और चिपचिपा भी है। तो किस तरह से मूव करेगा। अब देखिए ज्वालामुखी फूटने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे लावा निकलना शुरू हुआ है। यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ। ये क्या है, हमारी सतह है। क्या है, हमारा सतह वाला भाग है। ये यहाँ से निकलना शुरू हुआ, इस तरह से मूव करता गया, गाढ़ा भी और चिपचिपा है। तो क्या होगा, ये अधिक ऊंचाई तक जाएगा, नहीं जाएगा, ये अधिक ऊंचाई तक जाएगा। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो अम्लीय शंकु होते हैं, लावा से बनने वाले, जब ज्वालामुखी फूटता है तो क्या बनते हैं, अम्लीय शंकु जो होते हैं, उनमें से बनने वाले शंकु की ऊंचाई कैसी होती है, ढाल अधिक होता है, ढाल कम होता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। या फिर उनका ढाल कम होता है, अधिक होता है, क्या ऐसे जैसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए उससे अगले वाला, अब आता है क्षारीय शंकु। क्षारीय शंकु जो होता है, अब देखिए जब क्या होता है, अम्लीय शंकु, तो जो क्या होगा, अम्लीय शंकु होगा। उस अम्लीय शंकु में तो क्या होगा, लावा गाढ़ा और चिपचिपा होगा। यदि हम बात करें इसमें क्षारीय शंकु की, इस शंकु की बात करें, क्षारीय शंकु की यदि बात करें, तो इस प्रकार के शंकु लावा से निर्माणित होते हैं। इनका लावा क्या होता है, अधिक पतला और चिपचिपा। पतला तो होता है लेकिन चिपचिपा इतना नहीं होता, तरल होता है प्लस पतला भी होता है। अब आप मुझे बताओ, जो लावा है वो तरल है, तो क्या वो ऊंचाई का निर्माण करेगा भैया, क्या वो किसी चीज़ का निर्माण नहीं करेगा, वो ऊंचाई का निर्माण नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो दूर तक फैल जाएगा। क्या होगा, लावा निकलेगा और दूर तक फैल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा भैया, क्षारीय शंकु का निर्माण होगा। इसमें इतनी लॉजिक वाली चीज़ें हैं नहीं जो मैं तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला लगा कर बताऊँ। कहाँ निकलते हैं, जैसे देखिए मोनोजोआ द्वीप, हवाई द्वीप में क्या निकलते हैं, यहाँ पर क्षारीय शंकु का निर्माण होता है। इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा मोनोजोआ द्वीप, हवाई द्वीप में स्थित है, जिसकी ऊंचाई आधा तल से 10,000 मीटर है, जो वास्तव में माउंट एवरेस्ट। अब देखिए जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप के पास में एक मोना की एवरेस्ट है। क्या है भैया,
जो हमारा यूएसए वाला पार्ट है, अमेरिका के पास वाला, वहाँ पर एक हवाई द्वीप है। क्या है? एक हवाई द्वीप है जहाँ से क्या निकलती है, जिसके पास से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है। उस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास में ही हवाई द्वीप है। उस हवाई द्वीप की जो ऊंचाई है ना, वो समुद्र के नीचे है। वो 10,000 कहाँ का 10,205 मीटर, 10,205 मीटर ऊंचा है। क्या है? जो कि 10,205 मीटर ऊंचा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। लेकिन ऊंचाई किस आधार पर मापी जाती है? समुद्र के तल के आधार पर। और वो तो बेचारा खुद ही समुद्र में, तो इसकी ऊंचाई इसलिए अधिक नहीं मानी जाती, अन्यथा माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है ऊंचाई के आधार पर। अब आते हैं मिश्रित शंकु। इस प्रकार के शंकु का निर्माण लावा तथा ज्वलघटी पदार्थों के रूप में जमने से होता है। इस प्रकार के शंकु अत्यधिक ऊंचे बड़े होते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब लावा होता है, अब की बार लावा इतना वैसा नहीं है, मतलब शिलाखंड निकल रहे हैं पूरे पूरे। मैंने तो बताया चट्टानें भी जमी होती है धरती के नीचे। क्या होती है भैया? चट्टानें भी जमी होती हैं। और जब नीचे की तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू होगा, क्या होगा? इस वाले भाग में कई बार ऐसा नहीं कि केवल लावा ही लावा होना है, पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। जैसे देखिए इस तरह चट्टानें भी हैं। फिर कहीं कहाँ निकलेंगी? बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। ज्वालामुखी प्रेशर पड़ने के बाद में इस तरह से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो यहीं पर जमनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से जमनी शुरू हो जाती है। और क्या होती है? क्या होगा भैया? जब ये सतह के ऊपर जमना शुरू हो जाएगी, जब अधिक जम जाएंगे तो क्या होगा? मिश्रित शंकु अधिक ऊंचे होते हैं। जैसे हुड रेनियर यूएसए में होता है। कौन सा मिश्रित शंकु का भाग कौन सा है? हुड रेनियर यूएसए। तो यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब दूसरा आता है प्रपोषित शंकु। क्या होता है? जब किसी मुख्य शंकु की वाहक नालिका पर लावा का अधिक प्रभाव पड़ता है, कई बार वाहक नालिका फट जाती है, जिससे उपनालिका का निर्माण होता है। देखिए आप इन चीजों को देख लेना है, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलने वाली है। मैंने चीज़ें समझा दी आपको टेबल के रूप में, किस तरह से कौन सा लावा निकलेगा और कौन सा लावा कहाँ जमेगा, चीज़ें मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाएंगे। अब देखिए मतलब कोल्डेरा, अत्यधिक विस्फोट ज्वालामुखी उद्भव होने पर कई बार सतह का बहुत बड़ा भाग धंस जाता है। अब देखिए चाहे ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद में सतह का बहुत बड़ा भाग क्या हुआ? धंस जाता है, जिससे विशाल ज्वालाखंडी कुंड का निर्माण होता है, इसे कोल्डेरा कहते हैं। देखिए जब ज्वालामुखी फटा, फटने के बाद में सतह का भाग भी होता धंस गया। ज्वालामुखी जैसे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में क्या हुआ? ऊपर की जो चौड़े होते हैं ना काफी, और शंकु के रूप में इस तरह से क्या होते हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये क्या है? कोल्डेरा है। क्या है? कोल्डेरा वाला पार्ट है। ज्वालामुखी निकलने के बाद में क्या हुआ भैया? सतह का ऊपर का भाग जम गया। अब जब ये ज्वालामुखी ठंडा होगा तो इसके मध्य क्या भर जाएगी? बारिश का पानी भर जाएगा। जब इसमें बारिश का पानी भर जाएगा तो बारिश का पानी भरने के बाद में क्या होगा? एक तरह की झील का निर्माण होगा। क्या होगा? झील का निर्माण होगा। इसे कहते हैं कोल्डेरा झील कहते हैं। तो यहाँ से इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ पर भैया क्रेटर, क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के ऊपर पाई जाने वाली कीप वाली जो संरचना होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी के ऊपर कीप वाली संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेटर कहते हैं। ये क्रेटर भी क्या होती है? एक तरह की झील का निर्माण करती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो कीप वाली संरचना क्या होती है, जैसे कई बार तो ज्वालामुखी फटा तो कीप वाली संरचना बनी, तो वहाँ पर क्या हुआ? क्रेटर झील का निर्माण हुआ। कई बार क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी तो नहीं फट पाया, लेकिन अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड गिरा, उल्का पिंड गिरने के बाद में क्या हुआ? कोई कीप वाली संरचना बनी। जब उसमें वर्षा का जल भर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? क्रेटर झील का निर्माण होगा। क्या? क्रेटर झील। जैसे देखिए लोनार, महाराष्ट्र की झील किस चीज का उदाहरण है? लोनार, महाराष्ट्र की लोनार झील किस चीज का उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण। तो इसी में इतना समझाने वाली चीजें है नहीं। अब आते हैं पृष्ठ पर धुआं। धुआं क्या होता है? ज्वालामुखी जहाँ से क्या निकलती है? जहाँ से गैस और जलवाष्प निकलती है, उसे क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं। तो ज्वालामुखी फूटा, ज्वालामुखी फूटने के साथ नहीं, तो ज्वालामुखी फूटेगा, मैं आपसे पूछ लो यहीं पर, ज्वालामुखी फूटेगा तो आप मुझे बताएं क्या क्या चीजें निकलेंगी? ज्वालामुखी फूटने के बाद में क्या क्या चीजें निकलती हैं धरती के अंदर से? तुम कहोगे भैया लावा निकलता। मैंने कहा ठीक है, लावा निकलता। दूसरा बताओ। आप कहोगे जी बस लावा ही निकला और तो कुछ नहीं निकलता। मैंने कहा भाई लावा नहीं निकलता, उसके साथ में राख भी निकलती है।
कई तरह की गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? राख निकलती है और कई तरह की गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, इस तरह गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अनेक गैसें। तीसरा क्या निकलेगा? तीसरा निकलेगा राख। चौथा क्या निकलेगा? खनिज पदार्थ। पांचवा क्या निकलेगा? पांचवे के रूप में हम कह सकते हैं कि अलग तरह की मिट्टी निकलती है। जैसे क्या है हमारा? दक्षिण का पठार है। क्या है हमारा? दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय। अब प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है भैया? जब हमने बता दिया शुरू में, जब मतलब इंडिया का भूगोल पढ़ा होगा, भारत का भूगोल, तो बताऊंगा कि भैया दक्षिण के पठार का निर्माण किस तरह से हुआ है। तो दक्षिण वाला पठार है ना, वहाँ पर होता क्या है? ज्वालामुखी की होते थे पहले। अब जैसे निकले तो वहाँ पर क्या हुआ? काली मिट्टी निकली थी। क्या निकली थी? काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई गई थी। काली मिट्टी, अलग अलग तरह की मिट्टी निकलती है। तो ऐसे ज्वालामुखी के अनेक तरह की चीज़ें निकलती हैं। ये चीज़ें थी तो मैं तुम्हें बताई। और इससे अगला क्या होगा? धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उन्हें देखिए जिन धुआं से क्या निकलती है? जिन धुआं से निकलती है सल्फर गैस निकलती है, उन्हें कहते हैं सोल्स तारा कहते हैं। इसका निर्माण इटली के नेपाल शहर में धुआं से लिया गया है। जिन धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो मोफेटा कहते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड निकली, देखिए पहले कौन सी निकली? सल्फर गैस निकलेगी यदि, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सोल्स तारा। यदि कौन सी निकलती है? यदि निकलती है भैया कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड यदि निकलेगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मोफेटा। तो इसमें ऐसा समझाने वाली, देखिए मैं तुम्हें जो वो पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, तो मैं तुम्हें ये नहीं बता कि जो चीज़ें निकलती हैं वो तो निकलती हैं ही हैं। मैं तुम्हें केवल इसका लॉजिक बता रहा हूँ, किस तरह से ज्वालामुखी निर्माण होता है, कौन सी आकृति किस चीज़ का निर्माण करेगी, या किस चीज़ का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं तुम्हें ये चीज़ बताने वाला हूँ, बाकी चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर लिख के दूंगा। मुझे आपको खुद से ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है? खुद से ही पढ़नी, क्योंकि इन चीज़ों में जिनमें कुछ लॉजिक नहीं है उन चीज़ों को मैं आपको बताऊँ, आप किताब से पढ़ें, तो उनका तो कुछ इतना वो नहीं होने वाले। अब आती है लहर। जब बर्फ से ढके पर्वत में ज्वालामुखी बहुत लावा के संपर्क में आने पर देखिए क्या हुआ? जैसे क्या है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या है हमारे? ध्रुवीय क्षेत्र है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ज्वालामुखी फूट गया भैया साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, किसी एक पोल पे ज्वालामुखी फूटा। अब ज्वालामुखी फूटने के बाद में आप मुझे बताएं धरती के अंदर से क्या चीज़ें निकलेंगी। मैं आपसे कहूँ क्या निकलेगा भैया? लावा निकलेगा। लावा कैसा होता है? गर्म होता है। बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है। अब बर्फ जब उस लावा के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब वो बर्फ पिघल के समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? वहाँ एक क्षेत्र में अधिक पानी हो जाएगा, दूसरे में कम हो जाएगा। पानी कहाँ से कहाँ की ओर चलेगा? पानी कहाँ से कहाँ की ओर चलेगा? जहाँ अधिक है, अधिक से कम की तरफ मूव करेगा। तो जब ज्वालामुखी फटेगा तो अधिक मात्रा में बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा, वहाँ पर पानी बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी दूसरी तरफ मूव करने लगेगा। तो क्या होगा? लहर का निर्माण होगा। क्या होगा? लहर का निर्माण होगा। एग्जाम में आप इस तरह से रिलेट करके यदि मैथ्स के एग्जाम में लिखते हैं तो आपका मैथ्स में नंबर नहीं कटने वाला। इन चीज़ों का भी आप लिखते हैं एज इट इज। बाकी क्या होती है? लहर का निर्माण होता है। अब देखिए ये तो मैंने तो बता दिया कि भैया ठोस पदार्थ के रूप में जो निकलते हैं, गैस निकलते हैं, जो चीज़ें मैंने तो बताई हैं, तो कई चीज़ें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। अब क्या आते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार आते हैं। क्या आते हैं भैया? ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप ऑफ ज्वालामुखी। टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी। अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकार में करते हैं। पहला आता है शील्ड ज्वालामुखी। पहले यदि हम बात करें सबसे पहले की, तो ये वाला कौन सा है? शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी में क्या होता है? इस प्रकार के जो होते हैं ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। इस प्रकार के द्वार के दौरान क्षारीय लावा निकलता है। इसमें कम ऊंचाई या मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। यदि वाहक नालिका में प्रवेश कर गए तो कम विस्फोटक होता है। देखिए क्या होता है? जो शील्ड ज्वालामुखी होते हैं वो क्या होते हैं? वो कम विस्फोटक होते हैं। कैसे होते हैं भैया? ये कम विस्फोटक होते हैं। ज्वालामुखी क्या होते हैं भैया? ये कम विस्फोटक होते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हवाई द्वीप। अब हवाई द्वीप है कहाँ पर? यूएस। इसे संबंधित इतनी बातें पूछी जाती हैं। अब आता है मिश्रित ज्वालामुखी, मतलब मिक्स। अब देखिए आप मुझे एक बार बताएं, केवल एक नालिका से निकल रहा था सीधी ज्वालामुखी। अब देखिए जो नीचे वाला है मिश्रित ज्वालामुखी, नंबर 2 कौन सा भैया? ये मिश्रित ज्वालामुखी है। इस प्रकार के ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, इनमें लावा के साथ अन्य पदार्थ भी निकलते हैं, जैसा कि नाम में छिपा हुआ मिश्रित। अब लावा के साथ में क्या हुआ? राख भी निकली, गैस भी निकली, और क्या हुआ भैया? अन्य पदार्थ भी निकले। तो वो कौन सा मिश्रित ज्वालामुखी है? लावा में इन पदार्थों के रूप में जमकर शंकों का निर्माण करते हैं, विशाल शंख को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब आता है तीसरे नंबर का हमारा कोल्डेरा। ये वाला भाग कौन सा भैया? कोल्डेरा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा भैया? कोल्डेरा। इस प्रकार के ज्वालामुखी दीवार की सतह का बहुत बड़ा भाग धस जाता है, जैसे मैंने तुम बताया था कि कहाँ हुआ था? ज्वालामुखी निकला, निकलने के बाद में फूटा तो सही, लेकिन ये ऊपर वाला भाग इस तरह से काफी धस गया, नीचे की तरफ धस गया काफी समय बाद। अब जब ये धस गया तो क्या होगा? वर्षा पड़ेगी, वर्षा पड़ने के बाद में जल होगा, जल भरेगा तो किसी का निर्माण होगा? कोल्डेरा झील का निर्माण होगा। जैसे कहाँ मिलते हैं? जापान, और सब जापान में मिलते हैं। क्या हुआ भैया? जापान में मिलते हैं। अब आते हैं हमारे बेसाल प्रवाह ज्वालामुखी। अब देखिए कौन से आते हैं? बेसाल प्रवाह ज्वालामुखी। अब तक तो हमने कौन से पढ़े थे? अब तक पढ़े थे ना फूटने वाले। कैसे? जो धरती के नीचे से निकले भैया, इस तरह से फूट गए। अब तक हमने वाले पढ़े थे। अब ये जो दूसरी तरह के हैं प्लेट वाले। कौन से? एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर हट जाएगी, प्लेट के नीचे घुस जाएगी। ये कौन से होंगे? इस तरह के ज्वालामुखी। कई बार क्या होता है, जो हमारी सतह है धरती है, धरती के अंदर क्या होता है कि धरती के अंदर रेडियो एक्टिव क्रिया होती है। कौन सी? रेडियो एक्टिव। धरती के अंदर क्या चलती रहती है? रेडियो एक्टिविटी चलती रहती है। रेडियो एक्टिविटी जो अपनी वगैरह चलती रहती है, तो कई बार क्या होता है? विस्फोट होते हैं। कई बार क्या होते हैं? विस्फोट होते हैं। तो एक कारण भी ज्वालामुखी का होता है। धरती के अंदर चलने वाली रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है? विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद में मूव करेगा सतह की तरफ, सतह की तरफ करेगा, सतह फट जाएगी, फटने के बाद में ज्वालामुखी के रूप में लावा बाहर आएगा। दूसरा होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे गई, जाने के बाद में क्या हुआ? लावा के रूप में बदल गई, फिर बाहर की तरफ मूव करा तो ज्वालामुखी फूटा, वो होते हैं। अब देखिए बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते, जैसा कि मैंने तुम बताया था, बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते। प्लेटें थी ये ए बी, यहाँ से लावा निकल रहा, बिल्कुल विस्फोट नहीं है, धीरे धीरे निकल रहा भैया। तो क्या हुआ? बेसाल प्रवाह ज्वालामुखी होते हैं, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं, जिससे बेसाल प्रवाह क्षेत्र का निर्माण होता है। क्षारीय लावा निकलता है। फिर कैसा निकलता है? क्षारीय लावा निकलता है। क्षारीय लावा कैसा होता है? पतला और चिपचिपा होता है। अम्लीय लावा कैसा होता है? गाढ़ा होता है, गाढ़ा और चिपचिपा होता है। तो क्षारीय और अम्लीय लावा में ये अंतर होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आता है भैया महासागरीय कटक ज्वालामुखी। जिस प्रकार के ज्वालामुखी और होते हैं महासागरीय कटक ज्वालामुखी। महासागरीय कटक ज्वालामुखी क्या होते हैं? जब प्लेटें होती हैं क्या होते हैं? अपसारी प्लेट किनारों पर क्या होती है? पतली होती हैं। अपसारी प्लेट क्या होती है? किनारों पर होती हैं, तो उनसे क्या होता है? ये ज्वालामुखी फूटते हैं। कौन से वाले? महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो कौन से हो जाएंगे भैया? ये बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं होते। क्या नहीं होते? कम विस्फोटक होते हैं। इन चीज़ों को देख लीजिएगा, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से जब प्लेटें वगैरह बताई थी तो उसके मध्य समझाया भी था शुरू में। तो इसमें जो चीज़ें लिखने वाली थी मैंने तुम्हें लिख के दे दी, वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अब आते हैं हम किस चीज़ पर? सक्रियता के आधार पर। क्या आते हैं? सक्रियता के आधार पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्या होती है? वनडे एग्जाम के हिसाब से क्या होती हैं? यदि वनडे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भैया। ये चीज़ें क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें वनडे एग्जाम के हिसाब से। अब देखिए सक्रियता के आधार पर यदि हम बात करें तो पहला कौन सा जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दो द्वार होते हैं। जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, इनमें क्या होते हैं? दो द्वार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी में दो द्वार होते हैं। जैसे बैरन द्वीप, जैसे भारत में कौन सा है? बैरन द्वीप। दूसरा कौन सा है? स्ट्रॉबेरी इटली। स्ट्रॉबेरी इटली।
जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ना, दो द्वार होते हैं, जैसे मैंने बताया लैब बैकोलिथ वाले स्थिति बताई थी, और जब डाई को बताया था, शीट बताया था, उसकी स्थिति कहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं, बैरन भारत में है, स्टाम्बे इटली में है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा सुसुप्त ज्वालामुखी। तो देखिए सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसा होता है, कई बार क्या हुआ, ज्वालामुखी फूटा, फूटने के बाद में कई सौ वर्षों तक वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में वहाँ पर क्या हुआ, जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में क्या होगा, वहाँ पर क्या होती है, मानव गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे मानव रहन सहन शुरू हो जाएगा। रहन सहन शुरू होने के बाद में क्या सोचेंगे कि भैया ज्वालामुखी फूट गया, अब के बाद तो ज्वालामुखी नहीं फूटेगा। लेकिन क्या होगा, उसमें फिर रेडियो एक्टिविटी क्रिया होती है। क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्रिया फिर उसके मध्य होती है, प्लेटों के नीचे। और जब रेडियो एक्टिविटी क्रिया होंगी, वो किस तरफ मूव करेंगी, सतह की तरफ मूव करेंगी। सतह की तरफ मूव करेंगी, मूव करने के बाद में वो फिर फूटेगा। क्या होगा, वो फिर फूटेगा। तो ये वाला ज्वालामुखी क्या करता है, रुक रुक के इसमें विस्फोट होता रहता है। इस ज्वालामुखी में रुक रुक के विस्फोट होता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे देखिए वेसुवियस कहाँ पर है, यदि हम बात करें सुसुप्त ज्वालामुखी की, तो पहला आ जाएगा भैया भारत में कौन था, सक्रिय ज्वालामुखी पूछे भारत में, क्या भैया सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। तो इसे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे कि भारत में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है और कौन सा ज्वालामुखी कैसा है, सुसुप्त है। तो हम कैसे याद करते हैं, हम की तौर से बैठ के याद कर लेंगे कि भैया ये वाला ज्वालामुखी भारत में पाया जा, बैरन द्वीप में पाया जा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये नहीं पड़ता कि कौन सा ज्वालामुखी किस तरह का है। तो क्या है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं भैया, भारत के नारकोडम वाला जो भाग है वहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो विषुवत ज्वालामुखी होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, वो भी इटली में पाए जाएंगे। तो टीसीएस का यदि आप एग्जाम दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन चैप्टर से आते हैं। अब चलते हैं इससे अगली बार, मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कई वर्षों से उद्गार नहीं हुआ। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कई वर्षों से उद्गार नहीं हुआ वो क्या होते हैं, वो मृत ज्वालामुखी होते हैं। जैसा कि नाम में लिखा हुआ मृत मतलब मर गए भैया, आपके बाद जीवित नहीं होंगे, तो वो कौन से होंगे, मृत ज्वालामुखी होते हैं। और इन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्व म्यांमार। अब देखिए म्यांमार कहाँ पर है, म्यांमार भारत के कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में है। म्यांमार भारत के दक्षिण पूर्व में, जहाँ पर क्या चल रहा है, मिलिट्री शासन चल रहा है। अब वहीं पर कौन सा वो पाया जाता है, पोप म्यांमार, वहाँ पर पोप म्यांमार, वहाँ पर क्या पाया जाएगा, मृत ज्वालामुखी पाया जाएगा। अकांकागुआ, और देखिए ये अकांकागुआ क्या है, दक्षिण कहाँ पर है भैया, दक्षिण अमेरिका में है। माउंट अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका की। तो कैसे ज्वालामुखी से निर्मित होती है, ज्वालामुखी से निर्मित है, मृत ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आते हैं उद्गार का आधार पर। अब तुम कहोगे यार तुम हमें पढ़ पढ़ के बता दो, मैंने कहा मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया शुरू में कि भैया किसी को यदि रटना है बैठ करके तो वो बैठ कर रट सकता, यदि किसी को समझना है तो मैंने तुम्हें प्लेटें बताई थी, किस तरह से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे मूव करेगी, और वो डायग्राम समझाया था। तो वो क्या था, दरारी द्वार, आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते। मैंने तो बताया था, दो प्लेटें हैं भैया, ये कौन सी दो प्लेटें हैं, ए प्लेट बी प्लेट, यहाँ से लावा निकल रहा आराम आराम से धीरे धीरे। तो वहाँ पर क्या हुआ, दरारी द्वार होता है, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। दरारी द्वार में क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और कम चिपचिप और पतला लावा होता है इसमें। और केंद्रीय उद्गार, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, देखिए मैं तुम्हें ये चीज़ बता चुका हूँ अच्छी तरह से कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाएगा। इन चीज़ों को आप कहाँ के लिए बैठ के पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ें कहाँ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ के रूप में आपके अपने चैनल कहाँ पर मिलने वाली है भैया, ये चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली हैं, बीके क्लासेज के टेलीग्राम चैनल, बीके क्लासेज टेलीग्राम चैनल, बीके क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो इसमें बताने वाली चीजें मैं आपको बता दूंगी। ये क्या है, अलग अलग ज्वालामुखी के नाम है, जैसे हवाई
अमेरिका के हर क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी तुल्य ज्वालामुखी कहाँ पर होते हैं। तो मैं तुम्हें ये चीज़ें बताई हैं काफ़ी अच्छी तरह से, इनको देख लीजिएगा। अब एक आता है ज्वालामुखी के प्रभाव, कहते हैं कि पीछे वाला बच्चा यहाँ पर पढ़ा है तो लिखेंगे प्रभाव। अब ज्वालामुखी के प्रभाव दो तरह के होंगे, पहला कौन सा होगा, आप कहोगे भैया ज्वालामुखी फूटेगा तो ज्वालामुखी फूटने के बाद तो जान माल की हानि होती है और बहुत ही नुकसान होता है, काफ़ी दूर दूर तक त्राहिमाम त्राहिमाम होता, मतलब नुकसान ही नुकसान पाया जाएगा। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन और क्या होगा, मुझे बस और तो कुछ ना होता। मैंने कहा नहीं और कुछ भी होता है। मुझे क्या होता है भैया, ज्वालामुखी के लाभ भी होते हैं भैया। क्या होते हैं ज्वालामुखी फूटने के, पहला तो आ जाएगा देखो हानि, क्या होते हैं पहले तो हानि होती है और लाभ भी होता है ज्वालामुखी फूटने से। आप कहोगे भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं लाभ भी होगा ज्वालामुखी से। मैंने कहा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ने वाली है। पहला देखिए जान माल की हानि होती है, जहरीली गैसें निकलती हैं। हानि की बात करें क्या होगा, हानि की बात करेंगे हम, लेकिन किसी की बात करें, हानि की बात करें तो क्या होगा, जहरीली गैसें निकलेगी। दूसरा क्या निकलेगा, मानव स्वास्थ्य खराब। अब देखिए मानव स्वास्थ्य खराब हो जाएगा यदि कहाँ फूटे, यदि समुद्र में फूट गया तो समुद्री जीव नष्ट। यदि कहाँ फूटा, ये किसी समुद्री क्षेत्र में फूट गया तो समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगे, प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाएंगी। आपने पढ़ा होगा जब प्रवाल भित्तियां नष्ट होंगी तो क्या होगा, जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो वहां से क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूकंप भी आता है भैया। क्या आता है, भूकंप भी आता है। अंत में हम इन चीजों को डिटेल इनके बारे में लिख देंगे। अब क्या होते हैं, पढ़ेंगे इसके लाभ। क्या पढ़ेंगे भैया, इसके लाभ, भूकंप के लाभ पढ़ने वाले हैं। अब आप क्या कहोगे लाभ में तुमने क्या बताया था, मैंने कहा भैया पहला तो लाभ में पढ़ेंगे भूकंप। ज्वालामुखी से आएगा भूकंप, भूकंप से हमें क्या मिलेंगी, भूकंप के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है आंतरिक सतह की, क्या मिलती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी। क्या होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी। जब ज्वालामुखी फूटेगा फिर भूकंप आएगा, भूकंप से कई तरह की किरणें निकलेंगी, पी तरंगे एस तरंगे। जब ये तरंगे निकलेंगी तो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी मिलेगी। दूसरा लाभ लिख सकते हैं, दूसरा जब ज्वालामुखी फूटेगा तो अंदर का मटेरियल निकल के बाहर आएगा। जब अंदर का मटेरियल निकल के बाहर आएगा तो कई तरह की मिट्टी प्राप्त होगी, कई तरह के खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे, कई तरह के खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे। यदि ज्वालामुखी कहाँ फूटे, समुद्र में फूटे, समुद्र में नए द्वीप का निर्माण होगा, समुद्र में नए द्वीप का निर्माण होगा। तो इस तरह से बना के लिख सकते हैं लाभ हानि के बारे में। क्या होते हैं इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अब आपको कोई छोटा इसमें है तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो भाई बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हमने छोड़ दिया। देखिए आगे किस तरह करते हैं, कुछ नहीं छोटा इसमें। बाकी हम चित्र में तो अच्छे से समझाते हैं के बारे में। तो दोस्तों क्लास क्या होगी, आपको काफ़ी अच्छी तरह से पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि आपको क्या हो क्लास समझ आई हो तो क्लास को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।